वीडियो में आज हम समझेंगे कि 2024 में माउस्ट नेटवर्क की सप्लाई चेन कैसे काम करती थी और आंध्र प्रदेश के एक्सप्लोजिव सप्लाई केस में एनआईए ने सीपीआई माओवादी नेटवर्क के खिलाफ क्या बड़ा एक्शन लिया था। 2026 में जब भारत नक्सल मुक्त हो चुका है, तब 2024 के ऐसे केसेस को समझना और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि माउस्ट वायलेंस सिर्फ जंगल, गन या एनकाउंटर तक सीमित नहीं था। इसके पीछे एक इनविजिबल सप्लाई चेन काम करती थी, जो अंडरग्राउंड कैडर्स तक एक्सप्लोजिव्स, लॉजिस्टिक्स और ग्राउंड सपोर्ट पहुंचाती थी। दरअसल आंध्र प्रदेश के एक्सप्लोजिव सप्लाई केस में एनआईए ने 3 सीपीआई माओइस्ट ऑपरेटिव्स के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी। इन आरोपियों का नाम है नाका डेविड राज अलियास दवीदू, विजय विश्वास और सोरी केता। एनआईए के मुताबिक ये केस एक्सप्लोजिव्स की प्रोक्यूरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन और सप्लाई से जुड़ा था। एजेंसी का आरोप था कि उसका उद्देश्य अंडरग्राउंड सीपीआई माओवादी कैडर्स को सपोर्ट देना और उनकी ऑपरेशनल कैपेसिटी को मजबूत करना था। इस केस का ओरिजिन 2024 से जुड़ा था, जब आंध्र प्रदेश में पुलिस गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी। अब इसी चेकिंग के दौरान नाका डेविड राज और विजय विश्वास को एक स्कूटी पर रोका गया था। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक चेकिंग के दौरान उनके पास से फ्यूज वायर, डिटोनेटर्स, स्केलेटन स्टिक्स, हैंड रिटन शीट्स और कैश जैसे आइटम्स बरामद किए गए थे। एनआईए का आरोप था कि एक्सप्लोजिव मटेरियल अंडरग्राउंड सीपीआई माओवादी कैडर सोरी कैसा तक पहुंचाया जा रहा था। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है कि एनआईए ने नाका डेविड राज और विजय विश्वास को सीपीआई माओइस्ट के ओवरग्राउंड वर्कर्स के रूप में आइडेंटिफाई किया था। ओवरग्राउंड वर्कर्स वो लोग होते हैं जो हमेशा जंगल में हथियार लेकर नहीं दिखते, लेकिन बैंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉजिस्टिक्स, शेल्टर, ट्रांसपोर्ट, इंफॉर्मेशन और मटेरियल सपोर्ट जैसे काम करते हैं। तीसरा आरोपी सोडी कैसा था, जिसे एनआईए ने अंडरग्राउंड सीपीआई माओइस्ट कैडर बताया था। एजेंसी का आरोप था कि एक्सप्लोजिव्स और रिलेटेड मटेरियल उस तक पहुंचाया जा रहा था ताकि माओइस्ट ऑपरेशंस को ग्राउंड लेवल पर सपोर्ट मिल सके। ये केस इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि माओइस्ट नेटवर्क की असली स्ट्रेंथ सिर्फ आर्म्ड कैडर्स में नहीं थी। हर अटैक के पीछे एक चेन होती थी। एक्सप्लोजिव्स का सोर्स, उनका मूवमेंट, लोकल सपोर्ट, ओवरग्राउंड वर्कर्स, कम्युनिकेशन, शेल्टर और अंडरग्राउंड कैडर्स, ये सब मिलकर एक पूरा नेटवर्क बनाते थे। अगर आर्म्ड कैडर हमले को अंजाम देता था तो उसके पीछे कई लोग सप्लाई, ट्रांसपोर्ट और सिस्टम सपोर्ट में काम करते थे। और इसी वजह से सिक्योरिटी एजेंसी सिर्फ जंगल ऑपरेशंस तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन पर भी फोकस किया। एनआईए की चार्जशीट का मतलब कन्विक्शन नहीं था। रिपोर्ट के मुताबिक इस स्टेज पर एजेंसी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पर एलिगेशन और कलेक्टेड मटेरियल एनआईए स्पेशल कोर्ट के सामने रखा था। इसके बाद कोर्ट को ट्रायल प्रोसेस में एविडेंस एग्जामिन करना था, प्रोसिक्यूशन को अपना केस प्रूव करना था और डिफेंस को भी अपना पक्ष रखने का मौका मिलना था। फाइनल डिसीजन जुडिशियल प्रोसेस के बाद ही आना था, इसीलिए इस स्टेज पर इन्हें आरोपी कहना लीगली सही था, कन्विक्टेड नहीं। आंध्र प्रदेश का 2024 एक्सप्लोजिव सप्लाई केस एक क्लियर रिमाइंडर था कि इंटरनल सिक्योरिटी की जंग सिर्फ आर्म्ड कैडर्स के खिलाफ नहीं लड़ी जाती थी। ये जंग सप्लाई चेन, ओवरग्राउंड नेटवर्क, लोकल सपोर्ट सिस्टम और लॉजिस्टिक्स रूट्स के खिलाफ भी उतना ही जरूरी था। आज जब 2026 में नक्सल मुक्त भारत की बात हो रही है, तब ऐसे पुराने केसेस ये दिखाते हैं कि माओइस्ट नेटवर्क को कमजोर करने के लिए सिर्फ आर्म्ड कैडर्स पर एक्शन काफी नहीं था। उनके सपोर्ट सिस्टम, फंडिंग चैनल्स, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और एक्सप्लोजिव सप्लाई चेन को तोड़ना भी उतना ही जरूरी था। आपको क्या लगता है, माओइस्ट वायलेंस को खत्म करने में सबसे बड़ा रोल आर्म्ड ऑपरेशंस का था या सप्लाई चेन और सपोर्ट नेटवर्क के एक्शन का? अपनी राय मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।